हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को निमोनिया के बारे में एकदम पीएचडी कराने वाला हूं, मतलब निमोनिया के बारे में A to Z नॉलेज देने वाला हूं। निमोनिया बीमारी क्या होता है, निमोनिया बीमारी होने पर उसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन सा टेस्ट कराया जाता है, निमोनिया बीमारी क्यों होता है, निमोनिया बीमारी होने पर कौन से लक्षण देखे जाते हैं, और इसके हर प्रकार के दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को 100% देने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है, क्योंकि ये कॉमन डिजीज होता है निमोनिया, जिसके बारे में आप लोगों को, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो बिल्कुल आपको इनके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है, सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो निमोनिया का नाम तो आप लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे, लेकिन निमोनिया के बारे में क्या क्या चीज़ होता है उसके बारे में आज आप लोगों को यहाँ पर पूरी जानकारी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को हिंदी में भी बताऊंगा, और प्लस जो शुद्ध इंग्लिश में जानना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है, टोटल इंग्लिश में लिखा गया है। समझ गए आप लोग। देखिए निमोनिया क्या होता है। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। निमोनिया क्या होता है, फेफड़े का इन्फेक्शन होता है। दैट काज इन्फ्लामेशन स्वेलिंग इन लंग्स, मतलब जिसके कारण फेफड़े में सूजन हो जाता है। निमोनिया क्या होता है, ये फेफड़े का इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण हमारे फेफड़े में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। और ये जो होता है ये अफेक्ट करता है स्मॉल एयर सैक, जिसे हम लोग एल्वेलाई कहते हैं, ये इस पे अफेक्ट डालते हैं। समझ गए। ये एक प्रकार का आरटीआई होता है। आरटीआई का मतलब क्या होता है, आरटीआई का मतलब होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है, सांस लेने वाला। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने वाला। ट्रैक का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है, रास्ता। मतलब अगर सांस लेने के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है, सांस की नली में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसे हम लोग आरटीआई बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। समझ गए आप लोग। तो निमोनिया क्या होता है, एक प्रकार का लंग इन्फेक्शन होता है, जो कि क्या होता है, इसकी वजह से लंग में स्वेलिंग हो जाता है। समझ गए आप लोग। जो कि ये सिंपल रूप से अगर बात किया जाए कि किस पे अफेक्ट करता है निमोनिया, तो निमोनिया जो होता है स्मॉल एयर सैक जो एल्वेलाई होता है, इस पे ये अफेक्ट करता है, जो कि एक प्रकार का रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ये होता है। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा, तीनों पॉइंट एकदम आसान भाषा में सबको। तो ये बात हो गया थोड़ा सा निमोनिया के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं कि निमोनिया जो होता है ये होता क्यों है, होने का क्या कारण होता है। तो होने का मेन रूप से 3 कारण होता है। कौन कौन सा, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, फंगाई की वजह से हो सकता है। जैसे कि वायरस की एग्जांपल की बात कर लें तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हो गया, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण भी निमोनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिनिटल वायरस की वजह से भी हो सकता है, और कोविड-19 वायरस की वजह से भी निमोनिया देखा जाता है। समझ गए। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से निमोनिया देखा जाता है, पेशेंट को हो जाता है। समझ गए। तो मेन रूप से 3 कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। समझ गए। कोई ऐसा तो नहीं है जो नहीं समझ पा रहा है, सबको समझ में आएगा। अगर हम बात करें कि निमोनिया जो होता है इसके होने पर क्या लक्षण देखा जाता है, सिम्टम क्या देखे जाते हैं, तो सिम्टम में अगर बात करें तो देखा जाता है कि पेशेंट को हेडेक मतलब सिर में दर्द होगा, भूख कम लगेगा, मूड स्विंग हो जाएगा, तेज बुखार हो जाएगा, ठंडी लगने लगेगा, स्किन में प्रॉब्लम देखा जाएगा, और क्या होगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है कभी कभी। ठीक। और क्या देखा जाता है, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम देखा जाएगा तो हार्ट रेट जो होता है वो हाई हो जाता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में देखा जाता है, अगर किसी को निमोनिया हो गया है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में नोजिया वोमिटिंग देखा जाता है, मतलब जी मचलाना, उल्टी आना, ये भी लक्षण देखे जाते हैं। समझ गए। लंग में इन्फेक्शन जो देखे जाते हैं, जैसे कि कफ बन जाता है, ठीक, ब्रीदिंग शॉर्टनेस हो जाता है, ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाता है। मस्कुलर मसल्स में अगर देखा जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा खिंचावट होगा, दर्द होगा मांस में। उसके बाद जॉइंट में भी पेन हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। ये सारे के सारे निमोनिया के लक्षण हैं। समझ गए आप लोग। जैसे कि यहाँ पर बात करें, अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है, लंग है, क्या है, लंग है, और यहाँ पर ये नॉर्मल अपना क्या है, एल्वेलाई है। ये क्या है, नॉर्मल एल्वेलाई है। लेकिन अगर किसी को निमोनिया हो जाता है तो क्या हो जाएगा, इसमें म्यूकस भर जाएगा। म्यूकस भर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, अगर म्यूकस भर जाएगा तो साइड में आप लोग देखेंगे ये इस तरह से हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पर म्यूकस भर गया है, देखिए। तो ये निमोनिया वाला कंडीशन होता है। और नॉर्मल जो होता है एल्वेलाई, ये इस तरह से होता है। इसमें देखिए एकदम साफ है, कहीं पर म्यूकस नहीं भरा हुआ है। लेकिन जिसमें निमोनिया हुआ है उसमें क्या है,
उसमें देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, म्यूकस भरा हुआ है, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो ये है निमोनिया का कंडीशन। जैसे कि नॉर्मल एल्वलाई इस तरह से होता है जो कि लंग में यहाँ पर होता है, ठीक। और अगर मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कफ हो गया है तब कैसे हो जाएगा, तो निमोनिया के केसेस में यहाँ पर इन्फ्लामेटरी मतलब सूजन हो जाएगा इसमें, समझ गए। तो ये कुछ इनके लक्षण होते हैं। किसके लक्षण होते हैं? निमोनिया के लक्षण होते हैं। और आप मेडिकल के छात्र हैं तो ये बात आपको जानना चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को इसीलिए इतना डिटेल बताता हूँ कि मान लीजिए आपसे कोई कह दिया निमोनिया हो गया है, तो मैं आप लोगों को दवाइयों के बारे में पूरा का पूरा डिटेल नॉलेज दे दिया हूँ। लेकिन अगर बाय द वे आपसे कोई पूछ लेता है कि दवा तो दे दिया, मान लीजिए कोई भी टेस्ट करने लगे, पूछ ले निमोनिया क्या होता है, निमोनिया होने का क्या कारण होता है, निमोनिया होने पर कौन से लक्षण देखे जाते हैं, और अगर लक्षण में लग रहा है कि इनको निमोनिया हुआ है तो उसके लिए कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, तो ये कुछ बातों का जानकारी आपको रहना चाहिए। क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं और आपसे अगर कोई एक क्वेश्चन पूछता है तो उनको 10 आंसर एग्जाम्पल के साथ दीजिए। सपोर्टिंग आप फार्मेसी का चैनल का मेन एम यही है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप 10 आंसर 10 एग्जाम्पल के साथ उनको दीजिए, समझ गए। इस तरह का मेडिकल का छात्र आपको बनना है, समझ गए। तो ये इनके हो गए सिम्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं लक्षण है ये, समझ गए। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए लक्षण में लगता है उनको निमोनिया हो गया है तो निमोनिया को कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराया जाता है। तो अब आप लोगों को हम टेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं? सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि पेशेंट को निमोनिया हुआ है कि नहीं हुआ है। किसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है? चेस्ट एक्सरे के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और कौन से टेस्ट कराए जाते हैं? और भी टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि सीबीसी टेस्ट हो गया। सीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट कराया जाता है। इसके भी माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि पेशेंट को निमोनिया हुआ है या नहीं हुआ है, समझ गए। तो ये भी हो गया निमोनिया का टेस्ट जो कि होता है सीबीसी टेस्ट। और कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं? और भी कुछ टेस्ट होते हैं जो कि होता है ब्लड सीआरपी टेस्ट। ब्लड सीआरपी टेस्ट में क्या देखा जाता है? इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि अगर मान लीजिए 1.0 mg से लो है, कम है, तो मतलब रिस्क कम है निमोनिया का, समझ गए। हर डिजीज रिस्क कम है। अगर मान लीजिए 1.0 से 3.0 mg है तो मतलब मॉडरेट रिस्क है, मतलब मीडियम रिस्क है। लेकिन अगर मान लीजिए 3.0 से 10 mg के बीच में है तो मतलब रिस्क ज़्यादा है। तो ये बताता है सीआरपी टेस्ट, समझ गए आप लोग। चलिए कुछ और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि होता है स्पुटम टेस्ट। ये क्या होता है? स्पुटम टेस्ट होता है। इसमें क्या किया जाता है कि पेशेंट के कफ या फिर कहें बलगम को निकाल करके उसको लेबोरेटरी में चेक किया जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, और जिसके माध्यम से अनुमान लगाया जाता है निमोनिया का कि पेशेंट को निमोनिया हुआ है कि नहीं हुआ है, समझ गए, जो कि है स्पुटम कल्चर टेस्ट। ये हो गया। एक टेस्ट और होता है, वो क्या होता है? वो किया जाता है कि पेशेंट के ब्लड ऑक्सीजन लेवल को भी चेक किया जाता है पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा। ये सारी जांच करना चाहिए। ये जैसे मान लीजिए अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास और वो बताता है कि लग रहा है हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और हमको ब्लड प्रेशर हाई की दवा दे दीजिए कि बीपी हमारा बढ़ गया है, तो क्या करेंगे आप? तुरंत बीपी हाई का दवा दे देंगे? आप मेडिकल के छात्र हैं, आप डॉक्टर हैं और आपसे कोई कहता है कि लग रहा है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उसका दवा दे दीजिए, तो आप तुरंत उनको ब्लड प्रेशर हाई की दवा नहीं दे देंगे। क्या करेंगे आप? सबसे पहले उनको बीपी को मेजर करेंगे, ब्लड प्रेशर को नापेंगे, तब उसको पता करेंगे और उसको कंफर्म करेंगे कि क्या सही में मरीज का ब्लड प्रेशर हाई है या लो है। उसको देख करके तब दवा को दिया जाता है। उसी तरीके से ये भी होता है, चेक किया जाता है ब्लड ऑक्सीजन लेवल को। समझ गए आप लोग? ये बातें हो गई। तो अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। निमोनिया के इलाज करने के लिए दवाइयों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों को बताए हैं निमोनिया के बारे में कि निमोनिया क्या होता है, निमोनिया होने का क्या कारण होता है, निमोनिया होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, और लक्षण में अगर लगता है कि पेशेंट को निमोनिया हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, पहले लक्षण को देख रहे हैं तो लग रहा है हाँ लग रहा है इसको निमोनिया हुआ है, तो उसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं वो आप लोगों को बता दिया। अब ये 4 बात आपको बता दी हैं, और अगर टेस्ट में कंफर्म हो गया कि मरीज को निमोनिया हुआ है तो अब उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सा यूजफुल मेडिसिन होता है जो कि दिया जाता है, उसके बारे में अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो चलिए, जो लोग अभी तक ध्यान से नहीं देख रहे थे अब देखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं आप लोगों को।
तो इलाज को समझते हैं एकदम आसान भाषा में, ध्यान से समझते हुए आप लोग चलिएगा। और कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा आप लोगों को समझ में ना आए। अगर किसी को निमोनिया हुआ है तो सबसे पहला उनको जो काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, घर पर उन्हें रेस्ट करना चाहिए, घर पर उन्हें आराम करना चाहिए। ये नहीं कि भाग दौड़ में लगे हैं, आपका तबीयत खराब है, आपको निमोनिया हो गया है, लेकिन अब भी आप आराम नहीं कर रहे हैं, भाग दौड़ में ही लगे हुए हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। क्या करना है, आपको घर पर आराम करना है। तो ये बातें हो गई कि अगर किसी को निमोनिया हुआ है तो क्या करना चाहिए, उनको प्रॉपर रेस्ट एट होम करना चाहिए, घर पर रेस्ट करना चाहिए। समझ गए? तो ये कॉमन बातें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को निमोनिया हो गया है तो उनमें एंटीबायोटिक दवा का भी कोर्स चलाया जाता है। अब एंटीबायोटिक मेडिसिन में कौन कौन से एंटीबायोटिक मेडिसिन दिए जाते हैं उसको अभी लास्ट में बताता हूँ, लेकिन कुछ और चीज़ें दिए जाते हैं, कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं, उसको भी पहले जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को एंटीबायोटिक का कोर्स आपने चलाया लेकिन एंटीबायोटिक से वो मरीज ठीक नहीं हुआ और उनका कंडीशन ज़्यादा खराब हो गया, तब क्या करेंगे? तब उनको हॉस्पिटलाइजेशन कर देना चाहिए। मतलब निमोनिया का मरीज का कंडीशन अगर ज़्यादा खराब हो जाता है तो उनको क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन कर देना चाहिए। और जब मरीज का हालत सही हो जाए तब वैसे ही डॉक्टर उनको निकाल देंगे, ठीक। लेकिन अगर कंडीशन खराब है तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना चाहिए, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए। तो ये बातें हो गई। और देखिए, अगर किसी को निमोनिया हुआ है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, वो भी गुनगुना पानी पीना चाहिए। कुछ लोगों को कहते हैं पानी पीना चाहिए तो फ्रिज से निकाल करके पीने लगते हैं, एकदम ठंडा पानी पीते हैं। नहीं, इसमें आपको गुनगुना करके पानी को पीना चाहिए। समझ गए आप लोग? पानी ज़्यादा पिए, वो भी हल्का सा गुनगुना करके पानी को पीना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना चाहिए, फलों के जूस को पीना चाहिए। कोकोनट वाटर, नारियल के जो पानी होते हैं उसको भी पीना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। किसके लिए? निमोनिया के पेशेंट के लिए। समझ गए? निमोनिया के जो मरीज होते हैं, अभी देखिए आम बातें बता रहे हैं। क्या बातें बता रहे हैं? आम मतलब जो कि आप सबको पता है इनके बारे में। ये सारी बात जैसे किसके बारे में बताएं, फलों के जूस को पीना चाहिए, उसके बाद नारियल के पानी को पीना चाहिए। ये दो बात आपको बता दिए हैं। और घर में आपको उपलब्ध होता है कि निमोनिया के मरीज जो होते हैं उनको ज़्यादातर दिन में 2 से 3 बार काढ़ा पीना चाहिए। अब आपको काढ़ा के बारे में पता ही नहीं होगा कि काढ़ा पीना चाहिए, तो काढ़ा कैसे बनाया जाता है। अपने घर में जाएंगे, मम्मी से और भी बुजुर्ग कोई हैं, दादी हैं, तो उनसे पूछेंगे कि काढ़ा कैसे बनता है, तो उन्हें पता है। लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो बता देता हूँ कि इनके कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाल करके बनता है। जैसे 2 कप पानी ले लेंगे, 1 जिंजर ले लेंगे, उसके बाद 4 से 5 क्लोव ले लेंगे, 5 से 6 ब्लैक पेपर ले लेंगे, मतलब जो मिर्च उर्च होते हैं, तुलसी की पत्तियाँ होता है, ठीक। उसके बाद हनी होता है। तो ये सारी चीज़ डाल करके, मुलेठी हो गया, ये सब चीज़ डाल करके क्या बनता है, काढ़ा बनता है। और इस काढ़े को दिन भर में 2 से 3 बार पीना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है निमोनिया के केसेस में। क्यों यूजफुल होता है? क्योंकि जो कफ बना रहता है, बलगम बना रहता है, उसको ये छांटने का काम करता है, हटाने का काम करता है, निकालने का काम करता है। इसीलिए काढ़ा को पीना चाहिए। समझ गए? ये बातें हो गई। चलिए, और क्या करना चाहिए? अगर किसी को निमोनिया हो गया है तो उनको भाप भी लेना चाहिए, भाप लेना चाहिए। पानी को हल्का सा गर्म करके उसमें ये भी कोवारब एक होता है, कैप्सूल होता है, ये डाल करके इसका भाप भी लेना चाहिए, जिसमें मेल्थान होता है, क्या होता है, मेंथॉल होता है, टर्पिनोल ऑयल होता है, उसके बाद क्लोरोथाइमोल हो गया, कैम्फर इक्विलिप्टस हो गया, ऑयल सॉफ्ट जेल कैप्सूल, ये सारी चीज़ मिल करके कोवारब कैप्सूल बना हुआ है। तो इसको डाल करके भाप भी लिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। किसके लिए? निमोनिया में, जो कि क्या करता है, कफ को हटाने का काम करता है। समझ गए? और जो हमारा सांस लेने वाला नली कंट्रैक्ट हो गया उसको भी फैलाने का ये काम करता है। समझ गए? ये बातें हो गई। अब आप लोगों को, अभी आप लोग बोर तो नहीं ना हो रहे हैं? कोई ऐसा नहीं ना है कि बोर हो रहा है? अभी तो आपको सारे मेडिसिन के बारे में बताना बाकी है। अभी आप लोग बोर नहीं होना है, क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने 40% बताया है मेडिसिन के बारे में, 60% अभी बाकी है। तो आप लोग बोर मत होना, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना किसी भी तरीके से, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं और आपको इनके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज रहना चाहिए। जैसे कि कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में आता है सुदर्शन घनवटी हो गया, गिलोय घनवटी हो गया, जो कि सुदर्शन घनवटी जो होता है वो 2 टैबलेट दिन भर में 1 से 2 बार लिया जाता है, और गिलोय घनवटी जो होता है ये भी 2 टैबलेट लिया जाता है दिन भर में 1 से 2 बार। समझ गए? जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। किसके लिए? बुखार और दर्द को ठीक करने के लिए। पेन का मतलब होता है दर्द, फीवर का मतलब होता है बुखार, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है बुखार और दर्द को ठीक करने के लिए। समझ गए? चलिए, अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर किसी को निमोनिया हो गया है तो उनमें कौन सा कोर्स चलाया जाता है? पहले एंटीबायोटिक। समझ गए? तो एंटीबायोटिक में कौन कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है
अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक दवा इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो चलिए का मतलब कहीं जाइए मत आप लोग वीडियो को छोड़ करके, आप लोगों को कह रहा हूं मतलब थोड़ा सा अब हम लोग आगे चलते हैं, समझ गए। ये नहीं कि आप लोग यहां से भागने लगे, भागना नहीं है, बस देखना है आप लोगों को। चलिए अगर बात करें हम लोग एंटीबायोटिक की, तो एंटीबायोटिक में आप लोगों को एजिथ्रोमाइसिन के बारे में जानते हैं, जो कि ये कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। और एजिथ्रोमाइसिन में आपका 500 mg का भी आता है और 250 mg का भी आता है। अगर 500 mg का लेते हैं तो दिन भर में एक बार ही इसको लेना है, और अगर 250 mg का लेते हैं तो इसको दिन भर में 1 से 2 बार भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, 6 से 8 घंटे के बाद ही इसको लेना चाहिए, समझ गए। ये 250 mg वाला। और अगर 500 mg का लेते हैं तो इसको दिन भर में एक बार ही लिया जाता है। ओडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में एक बार ही लेना, समझ गए। तो ये हो गया एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है निमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए, समझ गए। तो ये हो गया। कुछ और भी दवा होता है, जैसे कि सीफाडॉक्सिल हो गया। क्या है? सीफाडॉक्सिल टैबलेट, जो कि ओडोक्सिल के नाम से फेमस होता है। ये भी 500 mg का होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है सेफेक्साइम पोटेशियम कैल्कुनेट टैबलेट। ये भी एक प्रकार का क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है, जो कि टैक्सिम ओ CV200 के नाम से फेमस होता है, समझ गए आप लोग। इन दोनों के अगर डोज के बारे में बात करें, जो होता है सीफाडॉक्सिल टैबलेट, ये क्या होता है? एक टैबलेट इसको लिया जाता है दिन भर में 1 से 2 बार, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है निमोनिया को ठीक करने के लिए। दूसरा जो होता है सेफेक्साइम एंड पोटेशियम कैल्कुनेट टैबलेट, जो कि टैक्सिम ओ CV200 के नाम से फेमस होता है। इसके डोज की अगर बात करें तो सेम डोज होता है, दिन भर में एक टैबलेट 1 से 2 बार लेना है, समझ गए। जैसे एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को। तो ये बातें हो गई। कुछ और भी दवा के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये क्या है? ओफ्लाक्सासिन। क्या? ओफ्लाक्सिन एंड ओरिंडाजोल टैबलेट। ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। ये भी प्रोवाइड किया जाता है निमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए, समझ गए आप लोग। अगर इनके हम लोग डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 1 से 2 बार लिया जाता है, समझ गए आप लोग। ये बातें हो गई। कुछ और भी दवाइयाँ होता है जिनका इस्तेमाल किया जाता है निमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि ये देख लेना आप लोग। हाँ, ओफ्लाक्सासिन ओरिंडाजोल हो गया। अब आप लोगों को बताते हैं, जैसे कि मोनोसेफ हो गया, सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शन, और ये भी सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शन है। दोनों मोनोसेफ ही है, लेकिन ये 1 ग्राम का है, ये 2 ग्राम का है, समझ गए। डोज की अगर बात करें तो 1 ग्राम का लगा रहे हैं या फिर 2 ग्राम का लगा रहे हैं, दोनों में से कोई भी लगा रहे हैं, तो दिन भर में केवल एक ही बार इसको लगाया जाता है। अगर इनके रूट के बारे में बात करें, ये इंजेक्शन है, तो आप कहेंगे रूट भी बता दीजिए इंजेक्शन का, किस रूट से लगाना है। तो कभी कभी नहीं बताता हूं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आ जाते हैं कमेंट करने, लेकिन थोड़ा सा जूम करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनका रूट लिखा रहता है, जिसको आप IV भी लगा सकते हैं, IM भी लगा सकते हैं। मतलब IV का मतलब होता है इंट्रावेनस, इंट्रावेनस का मतलब होता है इसे नस में भी लगा सकते हैं, और IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, मतलब इसको मांस में भी लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इसको IV ही लगाने के लिए डॉक्टर लोग सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि IV जो इंजेक्शन लगाते हैं वो हम लोग नस में लगाते हैं, और कोई भी इंजेक्शन अगर नस में लगाया जाता है तो नस में लगा करके इंजेक्शन को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचा जाता है। क्यों? क्योंकि जब पीछे की तरफ खींचते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाता है? ब्लड आ जाता है, और जब ब्लड आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, इंजेक्शन सही जगह पर नस में गया है, इसी वजह से ब्लड आ रहा है, और डायरेक्ट उसको ब्लड में ट्रांसफ़र कर देते हैं ड्रग को। और जब कोई भी दवा ब्लड में तुरंत पहुंचता है तो वो उसका असर जो होता है बहुत तेजी से होता है, और इसीलिए अगर कोई भी इंजेक्शन IV और IM दोनों रूट से लगा सकते हैं, लिखा गया है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसको IV ही लगाएं, समझ गए आप लोग। तो ये कुछ कॉमन बातें होती हैं जो कि आपको जानना चाहिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है कि इसके लिए निमोनिया बीमारी में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। चलिए इसी के साथ आप लोगों को अगले दवा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल 650 mg पैरासीटामॉल के बारे में आप लोग जान रहे हैं, जो कि बुखार को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है पैरासीटामॉल। दिन भर में 1 से 2 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा बार नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये भी दूसरा ही असर दिखाने लगेगा, हमारे किडनी को खराब कर देगा। तो इसीलिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दिन भर में 1 से 2 ही टैबलेट इस्तेमाल करना चाहिए, समझ गए। इसी के साथ साथ एक और दवा होता है आइबुप्रोफेन, जो कि आप लोग जान रहे हैं बुखार के साथ साथ ये दर्द को भी ठीक करने का काम करता है, आइबुप्रोफेन, समझ गए। ये तो सारी बात आप लोगों को पता ही होगा। पैरासीटामॉल के बगल में IP लिखा गया है, मतलब ये दवा जो है ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। आइबुप्रोफेन टैबलेट के बगल में भी IP लिखा गया है, मतलब आप समझ जाएंगे कि ये भी दवा अपना इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है, ठीक, जो कि फार्माकोपिया का बताता है कि ये किस फार्माकोपिया का मेडिसिन है। इनके डोज के बारे में आपको समझा दिया है कि इनका क्या डोज होता है, ठीक। अगले मेडिसिन की बात करें तो वो होता है, क्या होता है? नोगासिड। ये क्या है? ये है, इसके कंपोजिशन को देखिए, इसके नाम को देख करके परेशान मत होइए, कंपोजिशन को देखिए, ओमेप्राजोल एंड डोमपेरिडोन कैप्सूल। तो ओमेप्राजोल जो होता है
ये गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए होता है, पेट में गैस बना है, एसिडिटी बना हुआ है, वो सारी चीज़ों को ठीक करेगा। डोमपेरिडोन जो होता है ये नोजिया एंड वोमिटिंग को ठीक करने का काम करता है। मतलब अगर किसी का जी मचला रहा है, उल्टी आ रहा है, तो डोमपेरिडोन वाला कंपोजिशन ये वर्क करता है, उसको ठीक करने का काम करता है। और जो ओमेप्राजोल है इसमें दो कंपोजिशन मिले हुए हैं, एक तो ये है और दूसरा ये है, दो चीज़ मिलकर के बना हुआ है नोगासिड कैप्सूल। समझ गए? तो ओमेप्राजोल का क्या काम है, ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए होता है, जैसे एसिडिटी हो गया है, पेट में गैस बन गया है, उसको ठीक करेगा। डोमपेरिडोन जो होता है ये नोजिया एंड वोमिटिंग को ठीक करेगा, मतलब किसी का जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ये नोगासिड बनाया गया है, जिसका यूज की अगर बात करें तो अगर किसी को उल्टी हो रहा है, किसी का जी मचला रहा है, पेट में एसिडिटी हुआ है, गैस बना हुआ है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। जैसे आपने बहुत सारे एंटीबायोटिक आपको बताए हैं, तो आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, एंटीबायोटिक मान लीजिए खाने से पेट में जलन हो गया, गैस बन गया, तो इसलिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो इसको इस्तेमाल किया जाता है खाना खाने से पहले, एक टैबलेट इसको खा लिया जाता है। जैसे आप सुबह 9 बजे आपको खाना खाना है, तो आप 8:30 बजे इसको खा लेंगे, मतलब खाना खाने के आधे घंटे पहले आप लोग इस दवा को खा लेंगे। समझ गए? तो ये हो गया ओमेप्राजोल एंड डोमपेरिडोन कैप्सूल, जो कि ये भी क्या है, इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। फार्माकोपिया के बारे में जिन्हें नहीं पता है बता देता हूँ आपको, क्या आईपीबीपी बता रहा हूँ। देखिए फार्माकोपिया जो होते हैं ये देखे जाते हैं 3 कैटेगरी में, एक होता है आईपी, दूसरा होता है बीपी, तीसरा होता है यूएसपी। इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है कि अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में आईपी लिखा गया है तो बस हम जान जाएंगे कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। अगर बीपी लिखा गया है तो बस हमें पता चल जाएगा कि हाँ दवा ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का दवा है, और यूएसपी लिखा गया है तो हम समझ जाएंगे कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस इसके अलावा आप ये सब मतलब मत निकालिएगा कि कहीं ब्लड प्रेशर का तो दवा नहीं है, नहीं, ये सारी चीज़ें बस फार्माकोपिया को बताते हैं और कुछ नहीं। समझ गए? दवाइयों के नाम के बगल में जो चीज़ें ये लिखा रहता है आईपीबीपी यूएसपी, वही चीज़ होता है इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। चलिए आगे बताते हैं। विटामिन सी कैप्सूल होता है, जो कि क्या किया जाता है, इसको चबा करके खाया जाता है, जो कि इनका भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। खाना खाने के बाद एक टैबलेट इसको खा लिया जाता है दिन भर में एक बार। इसी के साथ विटामिन की कमी हो जाता है शरीर में, तो क्या किया जाता है, जिंकोविट लिया जाता है, जो कि इसमें क्या होता है, मल्टी मिनरल और मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल पाया जाता है। समझ गए? जिंकोविट के नाम से फेमस होता है, तो इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। और क्या होता है, एक इनका डोज अगर बात करें जिंकोविट का, तो एक टैबलेट दिन भर में एक बार इसको खाया जाता है। इसी के साथ साथ कुछ और भी मेडिसिन होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। निमोनिया के केसेस में इनका भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है डेक्सोना। ठीक, अगर डेक्सोना के कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन होता है डेक्सोमेथासोन टैबलेट, जो कि ये भी इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। इनका भी इस्तेमाल किया जाता है निमोनिया के केसेस में। ये भी दवा काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो 0.5 से 10 mg तक का दिन भर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 10 mg से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समझ गए? तो ये बातें हो गई। कुछ और भी होते हैं, उसको भी थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, बस उसके बाद आपका क्लास हो जाएगा ख़त्म। जैसे कि ब्रोंकियोडाइलेटर हो गया, बहुत ज़्यादा कफ बन गया है, सांस लेने में दिक्कत होता है, तो हमारा जो ब्रोंकाई होता है वो इस तरह से सिकुड़ गया है, तो ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन का जब इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो ब्रोंकाई होता है, एयर सैक जो होता है, वो इस तरह से खुल जाता है, तो सांस लेने में आसानी हो जाता है, दिक्कत नहीं होता है। समझ गए? तो ये होता है ब्रोंकियोडाइलेटर का काम। ब्रोंकियोडाइलेटर का मतलब होता है ब्रोंकाई को डायलेट करना, फैलाना, खोलना, जो सिकुड़ गया है खोलना। और सिकुड़ना किसका मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्टर। समझ गए आप लोग? तो अगर ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, तो उसको फैलाने के लिए ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन दिया जाता है, जिसका नाम है साल्बुटामॉल सल्फेट टैबलेट, जो कि एस्थलीन 4 के नाम से फेमस होता है। समझ गए? अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 1 से 2 बार लिया जा सकता है। अगर मान लीजिए सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो उस केसेस में इनहेलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि होता है लिओलिन रिप्सोल। समझ गए? इसको इनहेलर में डाल करके लिया जाता है। समझ गए आप लोग? इनहेलर जो होता है, इनहेलर नेबुलाइजर आप लोग जानते होंगे, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है इनहेलर में डाल करके। समझ गए आप लोग? कोई ऐसा तो नहीं है जिन्हें नहीं समझ में आया होगा। आज का वीडियो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना आप लोग कमेंट बॉक्स में जब बताते हैं कि वीडियो कैसा लगा, तो उसको सुन करके बहुत अच्छा लगता है, और हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, इतना मेहनत से आप लोगों को समझाए हैं और आप लोगों को 100% समझ में भी आया है, तो ये सुन करके अच्छा लगता है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं और आप किसी भी टॉपिक के बारे में हमें बताना चाहते हैं, किसी भी बीमारी से रिलेटेड हमें नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, तो आप कहां पर शेयर करेंगे? आप लोग इंस्टाग्राम में जाएंगे और सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च करेंगे तो वहां पर आप लोगों को
आपका चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी का मिल जाएगा। वहां पर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। जिन्हें सपोर्टिंग आप फार्मेसी का स्पेलिंग में मिस्टेक हो रहा है, वो लोग जो चैनल का नाम है सपोर्टिंग आप फार्मेसी, वही चैनल का नाम वहां पर लिख देना, आपको मिल जाएगा। समझ गए? तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर करते हैं कंप्लीट। अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड